चैप्टर नंबर 19 को अपने स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 19 काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड है और इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 19 की अगर बात की जाए तो चैप्टर नंबर 19 का नाम है हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी इस चैप्टर में जिस चीज़ के बारे में आप बात करोगे वो है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करोगे। अच्छा, चैप्टर के स्टार्ट में ही आपने एक टर्म पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? रेडियो एक्टिविटी होता है कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है, वो होता है, आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा ना, वो तमाम के तमाम एटम्स अनस्टेबल होते हैं और वो चाहते हैं अनस्टेबल से क्या होना, स्टेबल होना। तो वो स्पॉन्टेनियस, आपने अगर इसकी डेफिनेशन जो पढ़ी होगी ना वो ये पढ़ी होगी, मैं लिख के भी दिखाऊँ आपको। स्पॉन्टेनियस डीके ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको चैप्टर नंबर 18 में भी बताया था। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, और डीके का मतलब ब्रेक होना, यानी वो एलिमेंट्स ब्रेक होते हैं। ये एलिमेंट था अनस्टेबल था, ये ब्रेक हुआ एक से ज़्यादा चीज़ों में, डिफरेंट छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। तो स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद, डीके का मतलब ब्रेक होना, इस चीज़ को आप बोलते हो रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने स्लाइड में ऐड की हुई है ताकि आप तमाम लोग एक दफ़ा इसको पढ़ सको, ताकि मेरी बात क्लियर हो जाए। तो ये लिखा हुआ आपके सामने, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल एंड रेडिएट। अच्छा, इसके बारे में लिखा हुआ है अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज। तीन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा। दिस फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, यानी ये जो रेडिएशन से इमिट करता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका नाम आपने रखा रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, तीन तरह की रेडिएशंस आपने पढ़ी। आपने पढ़ा होगा अल्फ़ा, आपने पढ़ा होगा बीटा और आपने पढ़ा होगा गामा। इन तीन रेडिएशंस को देखिए। अच्छा, आपने फिर एक और बात बड़ी अहम पढ़ी होगी कि सर किसी की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, किसी की पेनिट्रेशन कम होती है, किसी की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, किसी की आयनाइजेशन ज़्यादा होती है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको चलो पहले ही बता देता हूँ कि आयनाइजेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन क्या होता है, ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ कहलाती है आपके पास आयोनाइजेशन और एक चीज़ कहलाती है आपके पास पेनिट्रेशन। अब सवाल ये सर, ये आयनाइजेशन क्या है, पेनिट्रेशन क्या है? तो देखो, आयनाइजेशन कहलाती है बहुत ही सिंपल करके मैंने आपसे बात करी। केमिस्ट्री की बात तो खैर बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं बहुत सिंपल करके बात करी। प्रोसेस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, यानी आप अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो तो इस चीज़ को आप बोलते हो आयोनाइजेशन। और पेनिट्रेशन कहलाती है टू पास थ्रू एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल से अगर पास हो जाए तो वो उसकी पेनिट्रेशन कहलाती है। अब वो मटेरियल कोई सा भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, आयरन हो सकता है, लेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो चीज़ें, एक होती है आयनाइजेशन, एक होती है आपके पास पेनिट्रेशन। अच्छा जी, अब किसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होगी, किसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, उसके लिए मैं आपको सामने एक स्लाइड बना रहा हूँ। इस स्लाइड को ज़रा देखिएगा। अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो आप आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अब वो है क्या, मैं आपको बताऊँ। सपोज़ करो आपके पास एक ये एटम मौजूद था, इस एटम के अराउंड मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बना के दिखा दिया। फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बना के दिखा दिए अपनी बात को समझाने के लिए। आप ये नहीं समझना कि सर को पता ही नहीं है कि पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने अपनी बात समझाने के लिए मैंने पहले शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन बनाए। चलो अच्छा, अगर मुश्किल लग रही है तो मैं एक और शेल बना देता हूँ, वरना बोलेंगे सर को आता ही नहीं है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो अच्छा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब देखो, मैंने इनमें रेडिएशंस को पास कराया। मैंने इसमें से पास कराया अल्फ़ा को, मैंने इसमें से पास कराया बीटा को, मैंने इसमें से पास कराया गामा को। अच्छा, एक बात तो आप लोगों ने पढ़ी होगी ना सर, अल्फ़ा पे चार्ज होता है पॉजिटिव, बीटा पे चार्ज होता है नेगेटिव और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता। आप बोलेंगे सर हाँ सर ऐसी ही है। अब देखो, जब अल्फ़ा पास होने की कोशिश करेगा, अल्फ़ा यहाँ से पास होने की कोशिश करेगा, तो मुझे बताओ इसको जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। जगह जगह पे कौन नज़र आएंगे? इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है नेगेटिव। भाई, क्योंकि एटम के अंदर आपने पढ़ा है ना सर, न्यूक्लियस तो सिर्फ एक जगह पे कंसंट्रेट हुआ होता है, जबकि इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको जो जगह नज़र आ रही है, जो डॉट डॉट नज़र आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। अब जब अल्फ़ा पास होने की कोशिश करेगा तो जगह 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 उसको कौन नज़र आएंगे? इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को बोलेगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, आप मेरे पास आइए ना। नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे थे, पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। यानी अल्फ़ा जाने की कोशिश करेगा लेकिन उसको जगह जगह कौन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका मतलब अल्फ़ा की जो पेनिट्रेशन है वो पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, यानी अल्फ़ा इतनी आसानी से पास नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन कम क्यों हुई, क्योंकि वो पास होने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन जगह जगह उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, और नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी इसकी जो पेनिट्रेशन है वो क्या है, सबसे कम है। अब अगर बीटा की बात करो तो देखो बीटा जब पास होने की कोशिश करेगा तो बीटा जब पास होगा तो देखो नेगेटिव को अट्रैक्ट करने वाला पॉजिटिव सिर्फ एक जगह पे, पॉजिटिव जो आप देख रहे हो सिर्फ एक जगह पे, इसके अलावा तो उसको मेजॉरिटी जगह खाली नज़र आ रही है। यानी बीटा की जो पेनिट्रेशन है वो अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा है क्योंकि उसको नेगेटिव को रोकने वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव बहुत कम जगह पे, यानी एक जगह पे अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो जगह जगह आपको नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। यानी सेकेंड वाले केस में बीटा की पेनिट्रेशन कम। जबकि अगर गामा की बात करो तो गामा पे तो चार्ज कैसा है, आप बोलेंगे सर गामा पे तो चार्ज है नेगेटिव, सॉरी गामा तो न्यूट्रल है, गामा पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। यानी इसको ना पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना ही इसको नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, गामा इसमें से पास होता रहेगा। यानी सबसे ज़्यादा जिसकी पेनिट्रेशन है वो आपके पास कौन है, गामा है। यानी सबसे ज़्यादा जिसकी पेनिट्रेशन वो आपके पास गामा। गामा रेस एक्स रे से भी ज़्यादा पेनिट्रेशन है, यानी एक्स रेस से भी ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो गामा की है। और सबसे ख़तरनाक जो रेडिएशन है अब तक जो आप लोगों ने पढ़ी है उनमें गामा रेस ही मौजूद है। अच्छा, अब देखो मैंने एक बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया ना तो आप लोगों को मेरी बात फिर अच्छी लगेगी कि हाँ सर बात क्लियर हो गई कि भाई अल्फ़ा की पेनिट्रेशन सबसे कम, बीटा की पेनिट्रेशन उससे ज़्यादा, गामा की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा। अच्छा, पेनिट्रेशन और आयनाइजेशन का आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन है इनवर्स। अब ये बात ज़रा याद कर लो कि भाई पेनिट्रेशन और आयनाइजेशन का आपस में रिलेशन इनवर्स, जिसकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन सबसे कम। लो जी, आपने तो सारे पॉइंट बता लिए भाई, गामा की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा तो आयनाइजेशन उसकी सबसे कम। तो आप इसके बारे में गामा के बारे में लिख सकते हो सर गामा पे न्यूट्रल चार्ज होता है, गामा की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा तो इसकी आयनाइजेशन सबसे कम। जबकि अल्फ़ा की पेनिट्रेशन सबसे कम है तो इसका मतलब अल्फ़ा की जो आयनाइजेशन है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जबकि बीटा आपके पास इंटरमीडिएट इन दोनों के दरमियान कि बीटा की पेनिट्रेशन अल्फ़ा से ज़्यादा है लेकिन आयनाइजेशन अल्फ़ा से कम होगी। तो ये मैंने कुछ बेसिक से आपको एक स्लाइड सिखाई, छोटी सी एक स्लाइड थी। अगर ये स्लाइड आपको समझ में आ गई तो मेरे ख्याल में आप अल्फ़ा बीटा गामा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बड़े आसानी से याद रहेंगी। जो जो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ी हैं सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हो। ओके, अब इन प्रॉपर्टीज़ को भी ज़रा देखते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई कि आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन के बारे में, तो आप प्रॉपर्टीज़ बड़ी आसानी से आगे इसकी देख सकते हो। अल्फ़ा बीटा गामा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो प्रॉपर्टी ज़रा देखिएगा तमाम लोग, प्रॉपर्टीज़ की हैं क्या क्या। अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो अच्छा काफ़ी डेप्थ के अंदर मैंने लिखी हुई है, एक एक छोटा छोटा जो जो पॉइंट है सारे पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई सा भी पॉइंट आप इजीली जवाब दे सकते हो। पहला पॉइंट आपके सामने है, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा सर अल्फ़ा पार्टिकल जो है ना फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस होता है। यानी अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में अगर बात करो तो अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या, अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है, He2 और 4। तो देखो 2 जो नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये शो करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को, यानी प्रोटॉन की जो तादाद है वो 2 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, यानी 2 इसके अंदर प्रोटॉन होता है। जबकि 4 शो करता है यहाँ पे किसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, यानी 4 शो करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन की तादाद क्योंकि 2 है तो आप 2 में 2 ऐड करोगे तो आंसर 4 होगा, यानी न्यूट्रॉन की तादाद भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यही तो लिखा हुआ है, अल्फ़ा रे कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स और आगे लिखा हुआ है आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स। तो भाई इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसीलिए इसको हीलियम न्यूक्लियस कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए इन प्रॉपर्टीज़ को देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगली प्रॉपर्टी है जी मेरे पास इसकी वेलोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है कि वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल लाइज इन बिटवीन, एक रेंज लिखी हुई है, रेंज का आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम होती है, यानी 1.4 एक्सपोनेंट 7 से 1.7 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड तक होती है। पेनिट्रेशन तो आप बोलेंगे सर अल्फा तो सर इसकी तो पेनिट्रेशन सबसे कम होती है तो पास ही नहीं हो पाता। यही बिल्कुल पॉइंट कि इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज़ वेरी स्मॉल, इट डज नॉट पास। अच्छा, आगे वैल्यू भी लिखी हुई है रेफरेंस के तौर पर कि 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल से भी पास नहीं हो सकता। अच्छा, आयनाइजेशन क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन सबसे कम है तो उसकी आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा होगी, यानी इट्स आयनाइजेशन पावर इज़ वेरी लार्ज। अच्छा, तीसरा लिखा है फोटोग्राफिक प्लेट के फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और 6 नंबर पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अल्फा पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसको अट्रैक्ट करेगी। तो लिखा हुआ है आपने कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बेंडिंग इफेक्ट।
सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड। इसी तरह की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास बीटा पार्टिकल की। बीटा के बारे में भी बात करते हैं भाई, बीटा पार्टिकल क्या है। तो भाई बीटा पार्टिकल के बारे में हमेशा याद रखना, बीटा पार्टिकल है ना आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में बीटा पार्टिकल्स ट्रैवल करते हैं, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लिखा हुआ है द बीटा रेस इज इक्वल टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट लाइक इलेक्ट्रॉन, यानी ये जस्ट इलेक्ट्रॉन की तरह का है, इसीलिए इसको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अच्छा जी, इसके बाद इसकी वेलोसिटी लिखी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी रेंज अबाउट 9 एक्सपोनेंट 7 टू 27 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी जो वेलोसिटी है 9 एक्सपोनेंट 7 से लेकर 27 एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकंड तक उसकी अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा वेलोसिटी है। अच्छा जी, पेनिट्रेशन, तो आप बोलेंगे सर इसकी पेनिट्रेशन अल्फा से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अल्फा से ज़्यादा है, तो अब देखो इसके बारे में लिखा है ना, इट पासेस थ्रू 1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल, यानी अल्फा जो पास हो रही थी, अल्फा सिर्फ और सिर्फ पास हो रही थी किससे, अल्फा 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम से भी पास नहीं हो पा रही थी, 1 मिलीमीटर एल्यूमिनियम, जबकि ये जो है पास हो पा रही है किससे, 1 सेंटीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल से ईजिली पास हो जाती है। आयनाइजेशन, तो इसकी आयनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ 1/110 टाइम्स लेस आयनाइजिंग एजेंट एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। याद है ना, अल्फ़ा और बीटा को कंपेयर करें तो अल्फ़ा की पेनिट्रेशन और अल्फ़ा की आयनाइजेशन, ये बात आपको थोड़ी सी याद रहेगी। जल्दी से मैं दोबारा बताऊं भाई, अल्फ़ा की पेनिट्रेशन सबसे कम, आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसके मुकाबले में इसकी बीटा की पेनिट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि आयनाइजेशन क्या होती है, कम होती है। तो कम करने के लिए उसने लिख के आपको बता दिया कितनी कम होती है, तो 1/110 टाइम्स लेस होती है। तो ये छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ था। आगे फिर वही सेम पॉइंट हो जाएगा, दे इफेक्ट फोटोग्राफिक, यानी इट प्रोड्यूस मोर इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। और 6 हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि दे द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बेंडिंग इफेक्ट। बेंडिंग इफेक्ट इसमें प्रोड्यूस होता है, क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आपके पास वो है गामा रेज। गामा रेज के बारे में पढ़ते हैं भाई। गामा रेज फ्रिक्वेंसी, पहला पॉइंट आया, इट्स फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्सरे, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो एक्सरे से भी ज़्यादा है। अच्छा जी, एक्सरे से भी ज़्यादा है। आप लोगों ने फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनर्जी में फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच म्यू, ये आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब आप अगर इनमें चीज़ों को कंपेयर करो, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप गौर से देखो, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का आपस में जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट। अब देखो, इसकी अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी इट्स फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्सरे। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी गामा रेज की जो एनर्जी है वो एक्सरे से ज़्यादा है। और जब एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब जो डेंजरस होगी वो डेंजरस भी कौन होगी, गामा रेज, यानी गामा रेज सबसे ज़्यादा डेंजरस रेज है आपके पास, यानी ख़तरनाक किस्म की। अगर आप डेंजरस बोलो इसको तो बिल्कुल सही इसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने फ्रिक्वेंसी को रिलेट किया, चलो ये एनर्जी वाला पॉइंट लिखे रहने देते ताकि आप लोग के पास सेफ रहेगा। E इज इक्वल टू एच म्यू, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा इट मीन्स एनर्जी ज़्यादा। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है वेलोसिटी का, क्योंकि आपके पास गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। गामा रेस क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है तो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, क्योंकि गामा रेज जो है ना आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। थर्ड नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है पेनिट्रेशन का, उसको स्लो स्लो करके पढ़ते हैं, PENETRATION, पेनिट्रेशन। गामा रेस की जो पेनिट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा रेस की पेनिट्रेशन मैंने लिख के दिखाई, इट पासेस थ्रू 20 सेंटीमीटर टू एल्यूमिनियम फॉइल, यानी 20 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल से ईजिली पास हो जाती है, तो इसकी पेनिट्रेशन लिखी हुई है। और अगर मैं इसकी आयनाइजेशन की बात करूँ तो आप बोलेंगे सर ये बात तो हमें पता है, पेनिट्रेशन और आयनाइजेशन का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन इन्वर्स है। अगर इसकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है तो इसकी आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो यही बात आपको यहाँ पे बताई गई कि भाई इसकी जो आयनाइजेशन है 1/10,000 टाइम्स, यानी बीटा की जो थी वो 1/110 टाइम्स थी, जबकि गामा रेस की है 1/10,000 टाइम्स। तो ये वैल्यू आपको बता दी गई। फिफ्थ नंबर पे पॉइंट लिखा हुआ है फोटोग्राफिक प्लेट, कि भाई फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या है, तो इट प्रोड्यूस मोर इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट देन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल, सबसे ज़्यादा फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। और 6 नंबर पर जाएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि गामा रेस आपके पास न्यूट्रल होती हैं, कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इट डज नॉट इफेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से।
अल्फ़ा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद इनकी इक्वेशंस के ऊपर बात करते हैं। इक्वेशंस से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं आपके पास। इक्वेशंस आपको लाजमी पता होनी चाहिए। पहली जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन है किस चीज़ की, तो ज़रा इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, अब आप देखो, आपके पास अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस है, सही, पेरेंट न्यूक्लियस का मतलब जो इनिशियल जो न्यूक्लियस होता है डिके होने से पहले, उसको आप पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हो। तो ये मेरे पास एक पेरेंट न्यूक्लियस है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं ज़रा उन चीज़ों को देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है ना एक्स ए जेड, तो जेड कहलाता है मेरे पास क्या, जेड कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको आप एटॉमिक नंबर भी बोलते हो। और ये कहलाता है ऊपर वाला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये कहलाता है, सही। अब आप देखो, आपने इसमें से एक पार्टिकल निकाल लिया। आपने इसमें से कौन निकाला, एक पार्टिकल निकाला। पार्टिकल में भी कौन निकाला, आपने हीलियम निकाल लिया, सही है, हीलियम निकाल लिया। अच्छा चलो, नीचे वाले और ऊपर वाले को ना चार्ज नंबर और मास नंबर से भी लिख के दिखाऊँ ना आप लोगों को, ताकि मेरी बात और अच्छी समझ में आ जाएगी। मैं उसको वो भी लिख के दिखा देता हूँ। देखो, नीचे वाला जो नंबर है, ये नंबर कहलाता है आपके पास चार्ज नंबर, यानी नीचे वाला जो नंबर है ये कहलाएगा आपके पास क्या, चार्ज नंबर। जबकि ऊपर वाला जो नंबर है ये कहलाता है मेरे पास कौन, मास नंबर, सही है। नीचे वाला नंबर चार्ज नंबर, ऊपर वाला नंबर मास नंबर। अब देखो, हीलियम अल्फा पार्टिकल चाहिए, तो अल्फा होता है मेरे पास हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस को आप लिखते कैसे हो, हीलियम न्यूक्लियस को आप लिखते हो He2 और 4 से। अब देखो, नीचे क्योंकि 2 आया हुआ है, तो आप देखो आपने Z में, आपने नीचे 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी आपने लिख दिया Z-2, क्योंकि नीचे ये लिखा हुआ था X, A और Z। अब इसमें से नीचे से आपने 2 प्रोटॉन निकाल लिए, तो प्रोटॉन की तादाद 2 कम हो जाएगी, तो ये बन जाएगा क्या, Z-2। जबकि ऊपर से आपने क्या निकाला हुआ है, ऊपर से आपने निकाला हुआ है 4, तो देखो आपने ऊपर से माइनस किसको कर दिया, 4 को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा A-4। अब आपने क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज कर दिया, आपने Z भी चेंज कर दिया, A भी चेंज कर दिया, तो ये X नहीं रहा, बल्कि ये X की जगह पे क्या बन गया, ये Y बन गया। तो जनरल इक्वेशन आपको बना के दिखा दी। अच्छा, अब इसमें देखो, इस जनरल इक्वेशन में जो समझने वाली बात है, ज़रा उसको भी देखना। ज़रा जो समझने वाली बात है क्या, कि भाई चार्ज नंबर और मास नंबर कितना कम हुआ। तो देखो, अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज नंबर डिक्रीज हुआ किससे, 2 से। ये देखो ना, चार्ज नंबर में, क्योंकि नीचे वाला चार्ज नंबर होता है, चार्ज नंबर में से आपने 2 को माइनस किया, तो आप बोल सकते हो चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाय 2। और ऊपर लिखा हुआ है मास नंबर, तो आप लिख सकते हो ऊपर मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। तो ये रहा अल्फा पार्टिकल के बारे में। ज़रा अल्फा पार्टिकल के अब ये अल्फाज पढ़िएगा। सारे अल्फाज मैंने आपको बड़े स्लो करके समझा दिए। When alpha particle is emitted by radioactive element, its charge number decreases by 2, यानी जो नीचे वाला नंबर है चार्ज नंबर decreases by 2, और जो ऊपर वाला नंबर है मास नंबर decreases by 4। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है अल्फा पार्टिकल के लिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आपके पास हीलियम है, और हीलियम न्यूक्लियस है, और हीलियम न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और कुल मिला के 4 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये आपके पास सिंपल सी इक्वेशन है किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल की इक्वेशन को देखने के बाद अब अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगली इक्वेशन क्या है, ज़रा अगली इक्वेशन को देखते हैं। अगली जी, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये है आपके पास बीटा पार्टिकल के लिए, यानी जो सेकंड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, ये सेकंड इक्वेशन है मेरे पास किसके लिए, बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल में क्या हुआ, तो बीटा पार्टिकल को ज़रा देखते हैं, बीटा पार्टिकल के बारे में। तो देखो, ऊपर वाला जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है, जिसको आप बोलते हो क्या, मास नंबर, तो मास नंबर तो आपके पास क्या रहा, सेम रहा। आप अगर दोनों को कंपेयर करो, ऊपर वाली चीज़ मास नंबर बोलते हो ना, तो मास नंबर सेम रहा, यानी पहले भी ए बाद में भी ए। जबकि जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, नीचे जो चीज़ नज़र आ रही है वो क्या हो गई, Z से आपने कर दिया इसको Z+1, यानी चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1। अच्छा, अब इस बात को लिख के भी दिखा देते हैं आपको, इसमें कौन सी चीज़ क्या है, ताकि आपको क्लियर रहे। देखो, पैरा वाला जो न्यूक्लियस होता है वो कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट के बाद ब्रेक होने के बाद जो दूसरा न्यूक्लियस होता है, यानी आफ्टर डीके, रेडियोएक्टिव डीके, तो जो दूसरा एलिमेंट है ये कहलाता है आपके पास क्या, डॉटर न्यूक्लिया, यानी डॉटर न्यूक्लियस जिसको आप बोलते हो। अच्छा जी, ये जो चीज़ उसने इमिट करी वो बीटा इलेक्ट्रॉन इमिट करा, और साथ साथ एक पार्टिकल होता है जिसको आप बोलते हो एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो आपको पढ़ाया नहीं गया, थोड़ा बहुत मैं अभी आपको इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। ये इक्वेशन समझाने में मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू करवा रहा हूँ इक्वेशंस का। ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है पूरी इक्वेशन, तो अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा। तो कि भाई चार्ज नंबर इंक्रीज़ क्यों हुआ, +1 से इंक्रीज़ क्यों हुआ, -1 भी तो हो सकता था, यहाँ -1 नहीं करते, आप यहाँ पे -2 कर देते। तो ये सारी बातें असल में लॉजिकल हैं, ये सेकेंड ईयर फिजिक्स में तो अच्छी लगती हैं, एप्टीट्यूड में समझाऊंगा ना तो आप लोग फिर बोर होंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इसलिए उसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा, मैं अब आपको इसके अल्फाज पढ़ के बताता हूँ, ताकि आपको MCQ में हेल्प हो जाए। अच्छा, व्हेन बीटा इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इट्स चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1। आप पढ़ो, जो नीचे लिखा हुआ है ना, चार्ज नंबर इंक्रीजेज बाय 1, यानी 1 का इसमें इजाफा हुआ, ये लिखा हुआ है ना, इंक्रीज बाय 1, बट मास नंबर
रिमेन्स अनचेंज, यानी जो मास नंबर है वो क्या रहा, अनचेंज रहा। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो लिखी हुई इक्वेशन कहलाती है बीटा इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन, यानी बीटा इलेक्ट्रॉन के अगर बीटा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो उसमें जो चार्ज नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा किससे, 1 से। अच्छा, आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक आपने पढ़ा होगा बीटा इलेक्ट्रॉन और एक आपने पढ़ा होगा बीटा पॉजिट्रॉन। नाम ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं पढ़ा तो नाम ज़रूर सुना होगा। एक कहलाता है बीटा इलेक्ट्रॉन और एक कहलाता है बीटा पॉजिट्रॉन। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? आप बोलेंगे सर दोनों में फ़र्क क्या, दोनों का मास भी सेम होता है, यानी जो मास बीटा पॉजिट्रॉन का होता है वही मास बीटा इलेक्ट्रॉन का, या जो बीटा इलेक्ट्रॉन का वही बीटा पॉजिट्रॉन का, और जो चार्ज बीटा इलेक्ट्रॉन का होता है वही चार्ज होता है बीटा पॉजिट्रॉन का। तो आप बोलेंगे सर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो भाई फ़र्क सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपके पास सिंपल सी बात कि भाई बीटा पॉजिट्रॉन सेम चीज़ है, यानी same mass and the same charge just like the electron, but there is a difference in the nature of the charge, यानी चार्ज की नेचर में आपके पास डिफरेंस है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को भी जल्दी से पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हिंट ये है कि अगर आप एक इक्वेशन ऊपर वाली पढ़ लेते हो ना, तो दूसरी इक्वेशन आप खुद ब खुद भी बना सकते हो। खुद ब खुद कैसे बना सकते हो? देखो, इक्वेशन आपको बनाना मैं सिखा देता हूँ। ऊपर अगर +1 हुआ हुआ है तो आप बीटा पॉजिट्रॉन के लिए क्या कर दो, -1। ये बीटा नेगेटिव मिला है तो इसको क्या कर दो, बीटा पॉजिटिव। और ये एंटी न्यूट्रिनो है तो आप ऊपर से ये लाइन हटा दो, ये बन जाएगा न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो सिंपल सी यही इक्वेशन है जो मैंने आपके सामने लिख के दिखा दी। आप कंपेयर कर लो, यही वही सेम, बस Z+1 है आपने क्या कर दिया, Z-1। बीटा नेगेटिव तो आपने क्या कर दिया, बीटा पॉजिटिव। और ये एंटी न्यूट्रिनो से आपने क्या कर दिया, न्यूट्रिनो कर दिया। तो ये वही सेम चीज़ें हैं। बस इक्वेशन में अगर आप एक याद करते हो तो दूसरी आपको याद रहेगी, क्योंकि एप्टीट्यूड में होता क्या है कि आपको पूरी इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने होते हैं। तो छोटी छोटी सी ट्रिक से अपनी बातों को जहन में बिठाओ ताकि आप लोग को सारी बातें फिर ये याद रहे और MCQ तो आप इजीली सॉल्व कर सको। पहला जो है वही पेरेंट न्यूक्लियस कहलाएगा, दूसरा कहलाएगा डॉटर न्यूक्लियस, ये कहलाएगा बीटा। अच्छा, ये गलती है यहाँ पे, ये बीटा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको स्लाइड पे सही कर देता हूँ मैं। ये है मेरे पास बीटा पॉजिट्रॉन, और जो लास्ट में पार्टिकल मिल रहा है ये एंटी न्यूट्रिनो नहीं है, बल्कि मेरे पास कौन है, न्यूट्रिनो है। तो मैंने इसको भी लिख के दिखा दिया सर, ये मेरे पास है कौन, न्यूट्रिनो। अच्छा, अब इसमें देखो जो नीचे नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नीचे वाले नंबर को आपने क्या बोला था, नीचे वाले नंबर को बोला था चार्ज नंबर, यानी चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाय 1। तो यही सेम इसमें इक्वेशन लिख दोगे, व्हेन बीटा पॉजिट्रॉन इज एमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट इट्स चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाय 1, यानी जो चार्ज नंबर है ये 1 से कम हो जाएगा, डिक्रीजेज बाय 1। बट मास नंबर रिमेन्स अनचेंज, यानी जो मास नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इक्वेशन ऑफ डीके ऑफ बीटा पॉजिट्रॉन इज गिवन बाय डैश। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है। तो ये इक्वेशन हो गई आपके पास अल्फा पार्टिकल की, बीटा इलेक्ट्रॉन की, बीटा पॉजिट्रॉन की। अब जो लास्ट इक्वेशन मुझे डील करनी है वो है गामा इमिशन। अब गामा रेस किस वजह से एमिट होती है, तो गामा रेस के बारे में जल्दी से देखते हैं। गामा रेस के बारे में लिखा, व्हेन अ न्यूक्लियस इज एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विदाउट ब्रेकिंग, द न्यूक्लियस कम बैक टू इट्स ground state by emitting some energy. This energy is emitted in the form of photon called gamma rays. अब गामा रेस के बारे में है क्या, जैसे आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से जम करके आता है कहाँ पे, लोअर ऑर्बिट पे, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो वो एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। यही गामा रेस के बारे में लिखा हुआ है। व्हेन अ न्यूक्लियस इज एक्साइटेड, यानी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से गामा रेस प्रोड्यूस होती हैं। व्हेन अ न्यूक्लियस इज एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विदाउट ब्रेकिंग, द न्यूक्लियस कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग सम एनर्जी। दिस एनर्जी इमिट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जिसको आप बोलते हैं गामा रेस। अब देखो, इस वाले केस में आपका जो एलिमेंट है वो न्यूक्लियस की एक्साइटेशन की वजह से हुआ। यहाँ ये थोड़ी हुआ कि आपने प्रोटॉन निकाल लिया, न्यूट्रॉन निकाल लिया, चार्ज नंबर बढ़ा दिया, मास नंबर बढ़ा दिया। यानी इस वाले केस में जो आपका एटम है वो एटम आपके पास सेम रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा चार्ज नंबर में, कोई चेंज नहीं होगा मास नंबर में। मैं लिख के भी दिखा देता हूँ आपको, मास नंबर, और सेकेंड चीज़ है आपके पास क्या, चार्ज नंबर। यानी गामा रेस के अंदर मास नंबर और चार्ज नंबर में कोई फ़र्क नहीं होता, यानी नो चेंज। तो अब अगर आपसे बोले ना कि भाई वो कौन सी रेडिएशन है जिसके अंदर एटम के चार्ज नंबर मास नंबर में चेंज नहीं होता रेडिएशन की वजह से, तो आप आंसर बता देंगे सर, वो आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन सी रेस, गामा रेस। तो इन तीनों इक्वेशंस को याद रखिए। कुछ MCQs भी मैं इसके भी आपको सॉल्व कराता हूँ ताकि कुछ बेसिक बातें आपको और क्लियर हो जाए, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेडिएशन और पेनिट्रेशन तो सबके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एक एक करके अगर मैं सबसे थोड़ी सी आपको ओवरव्यू करा दूँ तो देखिए, अल्फा रेज जो है पेपर में से भी पास नहीं हो पा रही, अल्फा रेज के बारे में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सेकेंड नंबर पे देखो, बीटा जो है वो पेपर से पास हो गई, लेकिन वो थिन पेपर से पास हो गई लेकिन आपके पास वो थिन प्लेट ऑफ फुट से पास नहीं हो पा रहा।
एक्सरे आपके पास तीसरा नज़र आ रहा है कि वुड से पास हो गया, लेड से पास नहीं हो पा रहा। तो यानी सारी डिफरेंट जो है आपको बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी है। तो देखो गामा रेज से भी जो ज़्यादा पेनिट्रेशन है वो न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन है। न्यूट्रॉन अगर आप न्यूक्लियस से निकाल लो, अगर वो मूव करे तो सबसे ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन होती है। तो अब अगर आपको ऑप्शन में अगर ये सिर्फ 4 दे, क्योंकि अक्सर MCQ जो आपको मिलेंगे ना वो ये 4 मिलेंगे, मैंने भी MCQ बनाया, ये 4 ही दिए मैं। अगर इन 4 की बात करें तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी है, गामा की। लेकिन अगर वो न्यूट्रॉन की बात भी ऐड कर दे, क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में आपने ज़्यादा स्टडी नहीं करी है, आप लोग को ना क्वैक्स पढ़ाए गए, क्वैक्स वगैरह भी हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, ये सारे आप पढ़ते हो। अगर आप फेडरल बोर्ड में होते तो आप क्वैक्स वगैरह भी पढ़ाए जाते कि खुद इटसेल्फ जो है एट प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट क्वैक्स से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी प्रोटॉन खुद छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ, तो पढ़ाया नहीं गया। और मैं भी अभी उसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि इतना टेस्ट में इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब अगर वो ऐड करते ऑप्शन तो फिर आप न्यूट्रॉन पे क्लिक करोगे। अब ये जो मैं बात कर रहा था अल्फ़ा बीटा गामा से रिलेटेड, तो अब देखें ना ये MCQ आपके सामने आ गया। अब ज़रा MCQ देखिएगा और मुझे इसका जवाब बताइएगा, जब आप सोचिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। देखो इसमें न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा, आप जवाब सोच सकते हो इसका जवाब क्या हो सकता है। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था भाई, द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। पूरे लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझा दी भाई, सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन होती है वो आपके पास किसकी होती है, गामा रेज की। तो आप खुद जवाब इसका लगा सकते हो कि सर द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन इज़ गामा रेज। इसी से रिलेटेड चलो एक और MCQ आपके पास, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज डैश। बड़ा सिंपल सा जवाब हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है, तो हम लोग सोचिए इसका जवाब। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, ये बात तो कॉमन सेंस की बात है, आप तमाम लोगों ने पढ़ी भी होगी कि भाई न्यूट्रल एटम के लिए जितने आपके पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी दोनों की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए, यानी प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी किस्म का मैंने एक और सवाल यहाँ पे जमा किया था, ये सवाल भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ डैश। हो सकता है कि आपको नई बात लगे क्योंकि आपने इस तरह का कोई शायद ना पढ़ा हो। तुक्का आप लोग लगा सकते हो कि इसका तुक्का क्या हो सकता है, तुक्का लगाइए आप तमाम लोग। अच्छा, तुक्का भी सेंस में आप बोलेंगे सर अरे कोई मसले की बात ही नहीं, जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक का यूनिट होगा। तो आप सोचो इसका यूनिट किस चीज़ का यूनिट हो सकता है ये। ओके, सिंपल सा सवाल है भाई, क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ डैश, एनर्जी ऑफ गामा रेज, हाल्फ लाइफ, रेडियो एक्टिविटी, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज। बहुत सारे लोगों ने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया, यानी तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्यूरी इज़ अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का ही जवाब है ये। तो कुछ MCQs आपके सामने है जो मैंने MCQ आप लोगों से शेयर करे। एक और MCQ आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, इस MCQ को देखिए और इसको चीज़ का जवाब क्या हो सकता है। इस MCQ को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो उसने बोला सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग, लव से उसने बोला ना मोस्ट आयनाइजिंग। अब देखो आपने पढ़ा ना सर, आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन दोनों का जो आपस में रिलेशन होता है वो रिलेशन कैसा होता है, इन्वर्स होता है। अब आपको अगर ना याद रहे कि आयनाइजेशन किसकी सबसे ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, पेनिट्रेशन तो आपको याद होगी ना, जिसकी आयनाइजेशन, क्योंकि मोस्ट आयनाइजिंग बोला ना, तो जिसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन होगी उसकी पेनिट्रेशन सबसे कम होगी। और सबसे कम जो पेनिट्रेशन होती है वो होती है आपके पास किसकी, अल्फ़ा पार्टिकल्स की, यानी अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से पास हो नहीं पाते। तो ये टॉपिक आपका तकरीबन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास ये पैरेंट न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद थे। ये न्यूक्लियस आप देख रहे थे, मैंने जगह जगह ये न्यूक्लियस बना दिए। अच्छा, अब रेडियो एक्टिविटी का आप लोगों ने नाम सुना है ना, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी में ये होता है कि आपके पास एक पैरेंट न्यूक्लियस होता है, पेरेंट न्यूक्लियस ब्रेक होता है अपने डॉटर न्यूक्लियस में। अब देखो ये अल्फ़ा इमिट किया हुआ है इसने, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये अल्फ़ा पार्टिकल है, सही है। और साथ साथ इसने एक और चीज़ इमिट करी हुई, यानी एक और डॉटर न्यूक्लियस, जैसे आपने पढ़ा ना सर, एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है और एक कहलाता है मेरे पास कौन, डॉटर न्यूक्लियस। ये 2 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी सर, जो पहले वाला होता है वो होता है पेरेंट न्यूक्लियस, जो बाद वाला होता है वो कहलाता है डॉटर न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो आप बहुत सारे एलिमेंट्स देख रहे थे, ये जो एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे थे, सबके अंदर रेडियो एक्टिविटी हुई। ये देखो सबके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती है यार, ये सब यहाँ पे ब्रेक होते जा रहे हैं, सबके अंदर रेडियो एक्टिविटी हुई। अब इसको देख के जो स्टेटमेंट लिखी है, आप स्टेटमेंट पढ़िएगा, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप देखो आपके पास ये एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आपके पास नज़र आ रहे थे।
अब अगर मैं इनकी तादाद और ज़्यादा बढ़ा दूँ, मैं इनको 13 से बढ़ा के 50 कर दूँ, तो मुझे बताओ डी के भी ज़्यादा होगा या डी के भी कम होगा? आप बोलेंगे सर जितनी ज़्यादा आप इनकी तादाद बढ़ाते रहेंगे, उतना ज़्यादा जो डी के है वो डी के भी क्या होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा। यानी जितने ज़्यादा आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, डी के होगा। तो यही तो पहला इसका स्टेटमेंट लिखी हुई है। ज़रा स्टेटमेंट पढ़िएगा क्या लिखी हुई है। पहली स्टेटमेंट है आपके पास, रेट ऑफ डी के फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट टू डॉटर एलिमेंट, यानी पेरेंट से डॉटर एलिमेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। यानी जितनी ज़्यादा आप इनिशियल तादाद लोगे, उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, डीके होगा। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ ना, ये स्टेटमेंट है आपके पास लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके की। यानी ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो, ये स्टेटमेंट आपके पास है किसकी, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, रेट ऑफ डीके फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट, पहली बात। अब दूसरी बात ज़रा देखो, जैसे जैसे डीके होता जा रहा है, जैसे जैसे ये ब्रेक होते जा रहा है, ज़रा दोबारा देखना, ये देखो जैसे जैसे डीके होता जा रहा है, मुझे बताओ पेरेंट एलिमेंट की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है? आप बोलेंगे सर जैसे जैसे डीके होता जा रहा है, वैसे वैसे पेरेंट एलिमेंट की जो तादाद है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आप स्क्रीन पे देखते रहो, आपके पास जैसे जैसे डीके होता जा रहा है, पेरेंट एलिमेंट की तादाद कम होती जा रही है। अब ज़रा इस सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ना, क्या लिखे मैं, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट विल डिक्रीजेस, यानी पेरेंट एलिमेंट की जो तादाद है वो तादाद क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ऐसी है ना भाई, जैसे जैसे ये डीके होता रहेगा, पहला डीके हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे डीके होता रहेगा, पेरेंट एलिमेंट की जो तादाद है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो यही तो लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट विल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ डीके। तो ये इसकी आपके पास हो जाएगी सेकेंड स्टेटमेंट। ये जो दो स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ाई, ये दो स्टेटमेंट कहलाती है मेरे पास लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये रही इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट, ये रही इसकी सेकंड स्टेटमेंट। आपको ये दोनों ही स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट है क्या, दोनों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बात समझाने की कोशिश करी। एनिमेशन के थ्रू मैंने काफ़ी आसानी से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करी कि दो स्टेटमेंट आप याद रखना। अच्छा, इन दो स्टेटमेंट के साथ अब कुछ फॉर्मूले भी आपने पढ़े होंगे। फॉर्मूले भी मैं आपको बताऊँ, सेकेंड और फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको नजर आ रहा है, डेल्टा एन अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा टी। अब इसमें कौन सी चीज़ क्या होती है, तो ये मैं आपको ज़रा बताऊं। इन फॉर्मूलों में अगर आप देखोगे, ये जो लैम्डा नज़र आ रहा है, ये लैम्डा क्या कहलाता है, तो ये लैम्डा कहलाता है मेरे पास डी के कॉन्स्टेंट। शायद आप लोगों ने तमाम लोगों ने शायद कि तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस भी की होगी इसके न्यूमेरिकल्स की। यानी जो लैम्डा नज़र आ रहा है, ये लैम्डा कहलाता है मेरे पास डी के कॉन्स्टेंट। आप सोचोगे सर डी के कॉन्स्टेंट का हमने एक फॉर्मूला भी तो पढ़ा था, डी के कॉन्स्टेंट का शायद फॉर्मूला याद है आपको कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ये टी हाफ है क्या, तो टी हाफ ये कहलाता है मेरे पास क्या, हाफ लाइफ। यानी अच्छा, लैम्डा तो डी के कॉन्स्टेंट है, जबकि टी हाफ कहलाता है आपके पास क्या, हाफ लाइफ कहलाता है। अच्छा, अब आप ये देखोगे ना, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इस चीज़ को क्या बोलते हो, डेल्टा एन अपॉन एन। इस चीज़ को क्या बोलते हो, तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊं, ये चीज़ कहलाती है मेरे पास परसेंटेज एक्टिविटी। आपने न्यूमेरिकल क्योंकि इसके सॉल्व किए होंगे, तो आप लोगों को ये बातें याद होंगी कि डेल्टा एन अपॉन एन कहलाता है परसेंटेज एक्टिविटी। यानी आपको न्यूमेरिकल में बोलते थे ना, परसेंटेज एक्टिविटी निकाल के दिखाइए, तो परसेंटेज एक्टिविटी निकालने का मतलब है, परसेंटेज एक्टिविटी मतलब डेल्टा एन अपॉन एन पूरी चीज़ कहलाएगी। और आप इन दो चीज़ों को सिर्फ आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यानी अगर इस तरह का MCQ आएगा ना, तो आप क्या करोगे, आपको डी के कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी पता होगी, आपको टाइम भी पता होगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे, परसेंटेज एक्टिविटी निकाल लोगे। जबकि ये जो आप चीज़ देख रहे हो, ये आपके पास कहलाता है, अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो ये कहलाता है मेरे पास रेट ऑफ डीके। ये चीज़ कहला रही है क्या, रेट ऑफ डीके। और इसको सिंपली एक्टिविटी भी, मैंने रेट ऑफ डीके बोलते हैं और सिर्फ एक्टिविटी भी बोलते हैं। और परसेंटेज एक्टिविटी बोलेगा तो ऊपर वाली चीज़ को फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो अब याद रखना, आपको वो MCQ में क्या निकालने को बोलता है। MCQ से मैं भी कुछ सॉल्व कराऊंगा आपको हाफ लाइफ के, ताकि आप लोगों को बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बने। अभी जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो ये बता रहा हूँ कि भाई परसेंटेज एक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ डीके क्या होता है। अच्छा, रेट ऑफ डीके का जो आप लोगों ने यूनिट पढ़ा होगा, इसका यूनिट भी याद रखना। इसका यूनिट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका यूनिट है, या तो आप इसका यूनिट लिखते हो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को आप लिखते हो BQ। BQ पढ़ा है ना आपने, बैक्यूरेल, साइंटिस्ट का नाम पढ़ा है हेनरी बैक्यूरेल, तो उसी के नाम के ऊपर आपने ये लिखा हुआ है। मैं चलो शॉर्ट पूरा करके लिख देता हूँ, बैक्यूरेल
तमाम लोगों ने नाम सुना होगा, तो इसका यूनिट ये भी है, बैक्यूरेल भी है और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी है, और ये कहलाता है रेट ऑफ डीके। यानी आपसे कोई बोले ना भाई रेट ऑफ डीके का यूनिट क्या है, जैसे भी मैंने अभी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट था क्यूरी आपको बताया था, वैसे ही रेट ऑफ डीके का जो यूनिट है वो क्या है, बैक्यूरेल है या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अच्छा, ये जो डेल्टा एन ऊपर नज़र आ रहा है, सिर्फ डेल्टा एन, ये डीके को शो करता है, क्योंकि देखो डेल्टा का सिंबल लगा हुआ है ना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, टूटना, ब्रेक होना, डीके। तो ये डेल्टा एन डीके को शो कर रहा है, जबकि पूरी चीज़ एक्टिविटी और रेट ऑफ डीके को शो कर रहा है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अच्छा, इसका ग्राफ भी, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा है, लॉ का ग्राफ भी बनाया होगा, तो जल्दी से इसका ग्राफ भी देख लीजिए। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो एन अपॉन एन नॉट और किसके दरमियान, तो दूसरी चीज़ मेरे पास हो जाएगी, लिखा हुआ यहाँ पे ना, ये यहाँ पे दूसरी चीज़ हो जाएगी आपके पास कौन, टाइम। अगर इसके दरमियान जो ग्राफ बनाते हो तो ये जो कर्व बनता है, ये कर्व कहलाता है एक्सपोनेंशियल कर्व। मैं ख़ास तौर पे इस कर्व का नाम आपके सामने लिख रहा हूँ। क्यों नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जब आपने इसके स्टेटमेंट पढ़ी होगी ना सेकेंडरी फिजिक्स में, तो आपने लाजमी तौर पे इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। मैं फॉर्मूला भी अभी आपको लिख के दिखाता हूँ दोबारा से। एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है। एक्सपोनेंशियल कर्व क्यों कहलाता है, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसकी डेरिवेशन के बाद आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया होगा, मैथमेटिकल फॉर्म, वो ये ड्राइव की होगी, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल यानी ई आ रहा है। अच्छा, मेडिकल वाले हजरात को ये सारी बातें नहीं पता होंगी, सर ये ई क्या होता है, तो ये ई मैथमेटिकल टर्म है। जैसे लॉग होता है ना, आपने पढ़ा है मैथ्स में, लॉग पढ़ कर आए थे, लॉग 10 क्या होगा, लॉग 100 क्या होगा, वैसे ही सेम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होता है, यानी ई आता है। लॉग है ना, तो लॉग की जगह पे आप ऐसे लिखते हो, ई लिखते हो। कैलकुलेटर पे भी ये ई का बटन नजर रखा हुआ होता है। तो मेडिकल वालों को क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, एक्सपोनेंशियल के बारे में इंजीनियरिंग वालों को भी शायद पता हो। तो एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है, खास तौर पे मैंने इसका नाम बताया, उसका फॉर्मूला भी लिखा। तो लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके का अगर कोई ग्राफ के बारे में आपसे पूछेगा ना, भाई इस ग्राफ का नाम बताओ, इस ग्राफ का नाम क्या है, तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है। अच्छा, इसी के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों को बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि एमसीक्यू इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, उस तरह का एमसीक्यू पेपर में अक्सर आता है। तो ज़रा इसके एमसीक्यू देखिएगा और देखिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू को देखते हैं, उसमें क्या आपसे बोला गया और क्या आपको निकाल के दिखाना है। उसने आपसे बोला था परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ। अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब है क्या, थोड़ा सा देखो, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट अगर जहन में बिठा लोगे ना, इसका एक ना एक एमसीक्यू पेपर में अक्सर आया हुआ होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जिसके अंदर आपका मटेरियल हाफ हो जाए, यानी अगर 100 ग्राम मटेरियल है तो वो 100 ग्राम से कितना ग्राम हो जाए, 50 ग्राम। तो 100 ग्राम से 50 ग्राम में होने के लिए उसको जितना भी टाइम लगेगा, वो टाइम उसका कहलाएगा हाफ लाइफ। अब अगर 50 का हाफ करोगे तो 50 का हाफ हो जाएगा कितना ग्राम, 25 ग्राम। अच्छा जी, अब देखो उसने आपसे बोला कि भाई हाफ लाइफ करी उसने, कितनी हाफ लाइफ करी, 5 हाफ लाइफ करी। तो आपने लिख के दिखा दिया सर उसने जो हाफ लाइफ करी वो 5 हाफ लाइफ करी, तो मैंने लिख के दिखा दिया भाई 5 हाफ लाइफ करी उसने। अच्छा, उसने पूछा भी किसकी टर्म में, परसेंटेज की टर्म में, द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ। अच्छा, अब एक एक करके हाफ लाइफ करते हैं। सही है, मैं बहुत डेप्थ में करके एमसीक्यू सॉल्व करा, डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो, इनिशियल जो होगा वो 100% होगा। सही, जब इनिशियल होगा, पहली दफ़ा जब होगा तो 100% होगा। जब फर्स्ट हाफ लाइफ होगी तो कितना बच जाएगा, आप बोलेंगे सर जब फर्स्ट हाफ लाइफ होगी तो आधा हो जाएगा, यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये अब आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई, आपने लिखा यहाँ पे फर्स्ट हाफ लाइफ है। अच्छा जी, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद जब सेकेंड हाफ लाइफ होगी तो मुझे बताओ 50 का हाफ कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 50 का हाफ बच जाएगा 25। अब ये हाफ लाइफ कौन सी हो गई, आप बोलेंगे सर अब ये हाफ लाइफ हो गई कैसी, सेकेंड हाफ लाइफ हो गई। यानी फर्स्ट हाफ लाइफ में वो आधा हो गया यानी 50%, सेकेंड हाफ लाइफ में मजीद आधा हो गया यानी कितना परसेंट, 25%। यानी 2 हाफ लाइफ आप लोगों ने कर ली, 25% बच गया। फिर हाफ लाइफ होगा तो आप बोलेंगे सर अब मजीद अगर हाफ लाइफ होगा यानी आधा करना है। हाफ लाइफ का मतलब है, हाफ का मतलब आधा करना होता है ना, सिंपल। अब 25 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5%। मैं पूछूंगा भाई ये कौन सी हाफ लाइफ हुई, तो आप बोलेंगे सर ये अब हो गई मेरे पास हाफ लाइफ कौन सी, थर्ड हाफ लाइफ हो गई। आप बोलेंगे सर वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, थर्ड हाफ लाइफ हो गई। अच्छा, 12.5 को ऊपर रख रहा हूँ। अब देखो 12.5 के बाद ये मजीद अगर ब्रेक होगा, 12.5 के बाद अगर मजीद ब्रेक होगा तो आप बोलेंगे सर अब हो जाएगा मेरे पास कितना, 6.25। यानी 12.5 का अगर आप मजीद हाफ करोगे तो हो जाएगा 6.25। और अगर इसको भी आप लिख के दिखाओगे तो आप बोलेंगे सर ये हो गई मेरे पास कौन सी हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ। और मजीद अगर इसका आप हाफ करोगे तो आप बोलेंगे सर 6.25 का मजीद हाफ करेंगे तो हो जाएगा 3.125। यानी ये जो हाफ लाइफ हुई वो कौन सी हुई,
फिफ्थ हाफ लाइफ हुई, यानी 5 हाफ लाइफ के बाद जो मटेरियल परसेंटेज में बचेगा वो कितना बचेगा, 3.125%। लेकिन उससे क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, अंदाजे से पूछा है, तो आप करेक्ट जवाब बता दो कि ऑप्शन बी यानी 3%। अब डेसिमल में भी सॉल्व ना करो, जैसे 12.5 को आप 12 लिख लो, 12 का हाफ करोगे 6, 6 का हाफ करोगे 3, तो आप इजीली इसका जवाब निकाल सकते हो। तो मैंने इसको बिल्कुल डेप्थ में करके बता दिया। आप कितने भी हाफ लाइफ का बोले, आप एमसीक्यू में अगर आपसे बोले नहीं 5 हाफ लाइफ नहीं बल्कि मुझे बताओ 2 हाफ लाइफ है कितना होगा, तो देख लो 2 हाफ लाइफ है कितना बचा हुआ है, 25% बचा हुआ है। तो जितनी भी हाफ लाइफ वो आपको बोले आप उसको आसानी से सॉल्व करके जवाब बता सकते हो। यानी इस वक्त जो इसका करेक्ट जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसी हाफ लाइफ से रिलेटेड एक और एमसीक्यू मेरे पास है, इस एमसीक्यू को भी पढ़िएगा और इसका जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा। सोचिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है, 1/2, 1/4, 1/8 या फिर 1/16। इस एमसीक्यू को देख के आप सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे इसको। अच्छा, ये सवाल जो सवाल है आप देख रहे हो ना, ये सवाल मैट्रिक क्लास का सवाल है। सेम मैट्रिक क्लास में सेम वर्डिंग के साथ ये सवाल मौजूद है। इस सवाल में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ बतानी होती है कि हाफ लाइफ है कितनी, क्योंकि उसने हाफ लाइफ की तादाद थोड़ी बताई है। मैंने इसको लिख के दिखाया नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ। सवाल पढ़ते हैं ज़रा। उसने बोला रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 1600 ईयर्स है। सही है। द फ्रैक्शन ऑफ द सैम्पल ऑफ रेडियम दैट विल रिमेन अनडीके आफ्टर 64,000 ईयर्स, यानी 64,000 ईयर्स बाद कितना उसमें से मटेरियल लेफ्ट होगा, बचेगा। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ निकालते हो। अब देखो टोटल जो एयर्स हैं, टोटल एयर्स को आप ऊपर रखते हो, यानी टोटल एयर्स होगा मेरे पास 6400। अच्छा, हाफ लाइफ कितनी है, एक की हाफ लाइफ मतलब कितनी है, एक हाफ लाइफ कितनी है, तो एक हाफ लाइफ हो गई 1600, यानी आप टोटल एयर्स लिखते हो। अगर मैं चलो इसको एमसीक्यू में लिख भी देता हूँ, कोई भी सवाल अब इस तरह का है तो टोटल एयर्स को आप ऊपर लिखोगे और हाफ लाइफ जो उसकी एक हाफ लाइफ की वैल्यू है वो कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, और नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ आप निकाल लोगे। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, सॉल्व करके जवाब देखो, जवाब क्या आएगा। मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको अगर 2 से करना चाह रहे हो तो 2 से कर लो, आसान करके देखो। 2 8 16, ऊपर हो जाएगा सर मेरे पास 2 3 6, 2 2 4, फिर ये करोगे 2 से 2 4 8, और ये हो जाएगा आपके पास क्या 16। फिर इसको कैंसिल करोगे 2 2 4 से कर लो, चलो डायरेक्ट 4 से कर लो, तो आप तो बड़े हो गए, 4 1 4, और ये हो जाएगा आपके पास क्या 4 4 16, यानी नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ टोटल जो इसने हाफ लाइफ करी है वो 4 हाफ लाइफ करी है। आप बोलेंगे सर हाँ सर 4 हाफ लाइफ तो करी है, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 हाफ लाइफ करी है। अब देखो 4 हाफ लाइफ का मतलब क्या है, एक हाफ लाइफ में मटेरियल कितना हो जाता है, डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या जवाब दोगे, मुझे बताओ, एक हाफ लाइफ में मटेरियल डबल हो जाता है या हाफ हो जाता है। आप बोलेंगे सर मटेरियल डबल नहीं होता बल्कि मटेरियल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी एक हाफ लाइफ है मटेरियल हाफ हो गया। अब क्योंकि हाफ लाइफ ही उसने कितनी दफ़ा करी है, हाफ लाइफ उसने 4 दफ़ा करी है, तो मटेरियल 4 दफ़ा हाफ होगा, यानी 2 दफ़ा हाफ, 3 दफ़ा हाफ, 4 दफ़ा हाफ। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी जो आंसर आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा 1/16, यानी जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। सवाल शायद मुश्किल लगा हो, मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल लगा होगा। अगर ये सवाल करना आ गया ना तो मैंने एक और सवाल आप लोगों के लिए रखा हुआ है, अगली ही स्लाइड पे अब एक और न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए आएगा। वो न्यूमेरिकल देखिए आप उसका जवाब सोचिएगा, उसका जवाब क्या हो सकता है। ये रहा जवाब आपके पास जी, क्या जवाब हो सकता है इसका। सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल में आपसे बोला था हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस 32, जब फॉस्फोरस 32 ये मटेरियल का नेम है, इस 15 डेज, यानी हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस 32 इज 15 डेज। अ गिवन मास ऑफ फॉस्फोरस 32 विल बी रिड्यूस टू 1/4। अच्छा, कितना रिड्यूस हो गया तो वो आपको बता रहा है भाई, उसने जो रिडक्शन करी वो रिडक्शन कितनी करी, 1/4 करी। अच्छा, मुझे बताओ क्या उसने नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ आपको बताई, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ क्या आपको बताई। आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ तो हमें पता ही नहीं है, सही, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ नहीं पता। अब ये जो एमसीक्यू शामिल किया था ना, शामिल करने की वजह ही यही थी कि मैं आपको समझा सकूं कि इसको देख के नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हो। तो ज़रा देखो मटेरियल कितना लेफ़्ट रह गया, उसने बोला सर 1/4 मटेरियल लेफ़्ट रह गया, मतलब बच गया या रिड्यूस हो गया, 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो गया, सही है, 1/4 रिड्यूस हो गया। 1/4 को कैसे लिख सकते हो, ये देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब मुझे बताओ हाफ कितनी दफ़ा 2 आ रहा है। आप बोलेंगे सर अरे सर ये देखिए एक दफ़ा हाफ आ रहा, एक और दफ़ा हाफ आ रहा, यानी 2 दफ़ा हाफ आ रहा, यानी इसका मतलब ये हुआ इसने कितनी हाफ लाइफ करी, 2 हाफ लाइफ करी, यानी 2 हाफ लाइफ।
आप बोलेंगे सर हाँ सर ये बात तो सही है, उसने जो हाफ लाइफ करी, क्योंकि 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी उसने जो हाफ लाइफ करी वो कितनी हाफ लाइफ करी, 2 हाफ लाइफ करी। अच्छा, एक हाफ लाइफ में वो कितने दिन लगाएगा, आप बोलेंगे सर एक हाफ लाइफ में वो लगाएगा 15 दिन, यानी 15 डेज। सही है, मुझे बताओ 2 हाफ लाइफ में कितने दिन लगाएगा, आप बोलेंगे सर 2 हाफ लाइफ में कोई मसले की बात नहीं, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो 2 हाफ लाइफ में कितने दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा, 30 डेज लगाएगा। यानी जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने एक नया तरीका भी सीखा कि भाई अगर आपको ये बता रही है ना इतना रिड्यूस हुआ है, तो उसको देख के आप हाफ लाइफ बता सकते हो। चलो अच्छा, इसको देख के बताओ कितनी हाफ लाइफ करी है, 1/32। जी, कितनी हाफ लाइफ उसने करी है, आपकी नज़र में क्या जवाब हो सकता है इसका। तो आप बोलेंगे सर देखिए 1/32 है ना, ये देखिए 1/2 को आप कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, देखिए 2 to the 4, फिर 2 to the 4, 4 to the 8, फिर 8 to the 16, फिर 16 to the 32, ये देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, अब 1/32 बन रहा है ना, यानी 1/32 को ब्रेक करके लिखा। अब आप देखो हाफ लाइफ 1 2 3 4 5, यानी जो हाफ लाइफ इसने करी वो कितनी हाफ लाइफ करी, 5 हाफ लाइफ करी। तो इसी तरीके से कोई सा भी नंबर बोल सकता है, मैं आपको बोल लूँ 1/128, बताइए कितनी हाफ लाइफ करी। तो अब आप कोई सा भी नंबर आए ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसी एमसीक्यू इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और एमसीक्यू आप तमाम लोग के सामने है। इस एमसीक्यू को देखिएगा और सोचिएगा इसका जवाब क्या हो सकता है। अगर आप सवाल को देखो ना, पिछले सवाल की तरह ही है, बस उसने आपसे घुमा के बात करी हुई, घुमा के क्या बात करी हुई ज़रा देखो। इस बार उसने आपको बोल दिया 25%। तो देखो 25% को ज़रा चेंज करते हैं। 25% को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते 25, ये जो आप सिंबल देख रहे हो, सिंबल का मतलब होता है परसेंट, और परसेंट में भी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद कि भाई पर का मतलब होता है, यहाँ पे पर का मतलब होता है डिवाइड, जैसे, और सेंट का मतलब होता है 100, यानी डिवाइड कर दो किससे, 100 से। तो ये देखो मैंने 25 को डिवाइड कर दिया 100 से। अच्छा 25 को डिवाइड करोगे अगर 100 से तो आंसर क्या आता है, ये देखो 25 को डिवाइड करोगे 100 से, 25 1 25, 25 4 100, तो 25% का मतलब हो गया 1/4। आप बोलेंगे सर हाँ सर ये बात तो सही है। तो भाई ये वही सवाल तो बन गया, 1/4 को कैसे लिख सकते हो आप, 1/4। आप बोलेंगे सर हाँ सर 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो कितनी हाफ लाइफ कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये जो हाफ लाइफ कर रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गई मेरे पास कितनी, 2। तो अब देखो इसको मैंने सॉल्व करके लिखा, भाई एक हाफ लाइफ में उसको कितने साल लगेंगे, तो आप बोलेंगे सर एक हाफ लाइफ में उसको लगेंगे 22 ईयर्स, यानी 22 साल, और 2 हाफ लाइफ में कितने साल लगेंगे, तो आप सर जवाब देंगे सर 2 हाफ लाइफ में उसको जो टाइम लगेगा वो लगेंगे कितने, 44 ईयर्स। तो ये आपके पास इसके हाफ लाइफ से रिलेटेड टॉपिक हो गया। जो भी एमसीक्यूज पॉसिबल थे सारे पॉसिबल मैंने एमसीक्यूज आप लोगों से शेयर करे, और जो जो पॉसिबल पॉइंट हो सकता था सारे आप लोगों को बताए। चैप्टर नंबर 19 का ये हमने आधा पार्ट सॉल्व कर लिया। मेरा इरादा तो यही था कि हम एक पार्ट में एक लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डेप्थ में बात करी तो चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोग का लेक्चर नंबर 2 भी आप लोग को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। तमाम लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।